अब आधुनिक यूरोप और भारत में सबसे ज़रूरी चीज़ था वैज्ञानिक क्रांति, क्योंकि जो मध्यकालीन यूरोप था, जो इस्लामी देश थे, और भारत था, यहाँ पर ईश्वरवाद का प्रभाव था। किस चीज़ का प्रभाव था? ईश्वरवाद, मतलब सर्वोच्चता किसकी है? भगवान की है, ईश्वर की। क्योंकि यूरोपीय लोग एक ज़माने में ये मानते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी सतह पर चपटी है, इस प्रकार से ये पृथ्वी है, ठीक है। और उनके लिए केवल 3 ही देश थे, एक अफ्रीका है, एक यूरोप है, और एक एशिया है। बस अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कोई देश थे ही नहीं। और ये क्या मानते थे कि ये बिल्कुल सीधा है, फ्लैट है, ऐसा उनका विश्वास था। और ये ईश्वर, इसलिए वो, और ये जो मध्यकालीन यूरोप के जो पोप थे, पोप तो ऐसे थे कि वो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े भी होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ईश्वरवादी लोग ये शिक्षा देते थे कि अंतिम सत्य ईश्वर है और उन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की। बिल्कुल आज की भी देखेंगे तो साइंस आज भी इस बात तक नहीं पहुंच पाया है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो ये एक विवादित विषय है, फिर तो इसको वो ज़्यादा गहरा जानने की आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य इस लोक में सुख प्राप्ति की जगह पर लोक में ईश्वर के पास जाना चाहता है, ये उनकी धारणा थी। यही चीज़ें भारत में भी थी। जो भारत में जो भक्ति काल था वो ऐसा ही था, भक्ति काल था, सूफी काल भी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जो इस्लामी कवि थे, जो सूफी कवि थे, उनकी भी यही अवधारणा थी, जो सूफी संत थे। और उन्होंने ये चीज़ दी कि भौतिक दुनिया के अध्ययन को महत्व नहीं दिया। उन्होंने ये बोला ही नहीं कि हमको पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। और लेकिन इन सब के बावजूद वैज्ञानिक चिंतन समाप्त नहीं हुआ और इस्लामी देशों में कुछ वैज्ञानिक खोज चलते रहे। क्योंकि इस्लामी देशों में कौन में मोहम्मद पैगंबर की बातें थी, और मध्यकालीन यूरोप में ईसा मसीह की, और भारत में तो फिर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के धर्म है, संप्रदाय है। तो भारत के बारे में बात करना अधिक जटिल हो जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार अरब दार्शनिकों ने चीन और भारत के वैज्ञानिक, देखो एक चीज़ पढ़े होगे अल बरूनी, 7वीं 8वीं क्लास में रहा होगा अल बरूनी के बारे में। तो उसने क्या किया था, चीनी और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया था। तो यूरोप, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अरब दार्शनिक है वो क्या कर रहे हैं, भारत और चीन के वैज्ञानिक और गणितिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और अनुवाद कर रहे हैं। और जो भारत की संख्या पद्धति है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारत के पास ही संख्या पद्धति थी, ठीक है। गाना सुनो, जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई करके। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। किसकी खोज? शून्य की खोज। ये पढ़े हो ना सबके सब। तो इस प्रकार भारत के पास अपनी एक संख्या पद्धति थी, जिसे धीरे धीरे सबने अपनाया। और चीन कुछ विशेष आविष्कार कर चुका था, जैसे बारूद, छापाखाना और चुंबक। छापाखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ छपाई की जाती थी उसको छापाखाना बोलते हैं। बारूद इत्यादि को बनाया। और अरब विचारकों, चीनी और भारतीय खगोल शास्त्रियों द्वारा की गई तारों, ग्रहों आदि के चलन की गणना को भी आगे बढ़ाया। क्योंकि भारतीय साहित्य में हम देखते हैं ना, 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह हैं, इन सब पर आधारित गणना की जाती है। तो इसको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? अरबी लोगों ने किया। और अरबी वैज्ञानिकों ने भारतीय और चीनी वैज्ञानिकों को कहाँ तक पहुँचाया? यूरोप तक पहुँचाया। कैसे पहुँचाया? ये भारत है, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, ये भारत हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान कहाँ? अरब देशों से लगा हुआ है। अब ये अरब देश
ये इधर ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये हमारा अरब देशों से जुड़ा हुआ ये यूरोप है, समझ लो, ठीक है। इस तरह तो भारत से, और इधर ये चीन है, तो चीन और भारत की जानकारी अरब देशों ने ली और अरब देशों से कहाँ चला गया, यूरोप चला गया। इस प्रकार से जो भारतीय ज्ञान विज्ञान था वो यूरोप पहुंच गया। और इसी समय जो प्राचीन यूरोप है उन्होंने क्या किया, अपना लैटिन साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया। इसका लैटिन साहित्य, जो प्राचीन ग्रीक साहित्य था, रोमन साहित्य था, उनका अध्ययन फिर से प्रारंभ किया। और यूनान के वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन के साथ साथ अरब ग्रंथों का भी अध्ययन करने लग गए। और ये अरब ग्रंथ एक्चुअल में कौन से ग्रंथ थे, ये भारतीय और चीनी ग्रंथ थे, जिनका अध्ययन कौन कर रहा है, यूरोपीय लोग। और और ये वही समय है जो 8वीं क्लास में पढ़े होंगे कि यूरोप में आधुनिक यूरोप का उदय हो रहा है। तो आधुनिक यूरोप के उदय के साथ साथ उन्होंने नवीन मार्गों की खोज की, वहाँ औद्योगिकरण की बात चल रही है। इंग्लैंड में उनको सामान बेचने के लिए नया रास्ता चाहिए, पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ घटित हो रही हैं। तो जब समुद्री रास्तों का प्रयोग करेंगे तो चुंबकीय दिक्सूचक का प्रयोग किया जाने लगा। दूर तक रास्ता देखना है तो उसके लिए दूरबीन का आविष्कार किया गया। और दूरबीन के आविष्कार के बाद उन दिनों युद्ध में तोपों का भी उपयोग किया जाने लगा। तो नए नए आविष्कार होने लगे, क्योंकि अब यूरोपीय लोग क्या कर रहे हैं, दूर दूर घूम रहे हैं। यहाँ से पूरा अफ्रीका से घूम के पुर्तगाली लोग भारत आते हैं, केरल कालीगढ़ में आते हैं। और जब व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए विज्ञान की आवश्यकता थी, तो इनके लिए राजा महाराजा जो थे यूरोपीय, उन्होंने भी इनका सहयोग किया। और मध्यकालीन यूरोप में बहुत वैज्ञानिक हुए, जिनमें से रॉजर बेकन ने एक प्रयोग किया। और उसके बाद रॉजर बेकन के बाद कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे कुछ खगोल शास्त्री आते हैं। और रेनासा के काल में, पुनर्जागरण के समय में, दृष्टि प्रक्षेप्य की ज्यामितीय समझ पर भी काफी शोध होता है। और मध्यकालीन जो विद्वान थे वो क्या मानते थे कि पृथ्वी जो है वो केंद्र पर है और सूर्य चंद्रमा आदि इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब नए नए आविष्कार होते गए, नए नए अध्ययन होते गए, तो अंततः ये तथ्य सामने आया कि सूर्य हमारा केंद्र है और पृथ्वी इसका परिक्रमा करती है। और कोपरनिकस की ये विचार काफ़ी क्रांतिकारी थे। और इसको जो वहाँ के पोप, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जो पोप थे प्रमुख, उन्होंने ये प्रायः इसका विरोध किया करते थे। लेकिन फिर भी कई लोग इन विचारों को जांचने के लिए आसमान में तारों ग्रहों की चाल का बारीकी से क्या करने लग गए, अध्ययन करने लग गए। और इन गणनाओं का अध्ययन एक खगोल शास्त्री केपलर ने किया और ये पाया कि ये मानना ही होगा कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी सहित तारे ग्रह सारे क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और उनकी बारीक जो मापन और गणना को अत्यधिक महत्व दिया। और यही सब आधुनिक विज्ञान के क्या बनते हैं, मूल सिद्धांत बनते हैं। और इसी समय गैलीलियो नामक एक जो वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, गैलीलियो ने टेलीस्कोप, सूक्ष्म टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी का प्रयोग किया। और उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में कैसे बृहस्पति और शनि ग्रह के चारों ओर कई चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। इन सब के आधार पर गैलीलियो ने कोपरनिकस के सूर्य केंद्र सिद्धांत को सही पाया और इस बात को उन्होंने पुस्तक पर भी प्रकाशित किया। और इस प्रकार मूल रूप से गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर कुछ वैज्ञानिक होते हैं यूरोप में जो आधुनिक विज्ञान की नींव डालते हैं और वैज्ञानिक क्रांति को बढ़ावा देते हैं। फिर एक पॉइंट आता है समुद्री यात्राएं और भौगोलिक खोज। तो ये समुद्री यात्राएं, भौगोलिक खोज 8वीं क्लास में जब पढ़े थे आधुनिक यूरोप का उदय, तो उसमें डिटेल से देखे हैं। तो एक बार 8वीं क्लास की पुस्तक देख लेना, इसको फिर से नहीं करेंगे।
तो इसके साथ ये हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त होता है।